नमस्कार। 5 मिनट में 25 खबरों के बाद अब आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये बड़ा सवाल है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के इस्तीफे के बाद सियासी हलचलें बेहद तेज हैं। आज की आपको अपडेट दे देते हैं। राजधानी देहरादून में सुबह 10 बजे बीजेपी विधानमंडल दल की बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बतौर ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह की मौजूदगी है। पहले से ही देहरादून में मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने के लिए सभी विधायक सांसद देहरादून पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा भी देहरादून में है। इस बैठक में नए सीएम के नाम पर मंथन होगा, चर्चा होगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद ही मुख्यमंत्री का नाम तय होके ऐलान होगा। फिलहाल सीएम पद की रेस में 4 नाम आगे चल रहे हैं। इनमें सबसे आगे जो नाम है वो है सतपाल महाराज का। दूसरे नंबर पर रमेश पोखरियाल निशंक का। तीसरे नंबर पर अजय भट्ट का। चौथे नंबर पर हैं धन सिंह रावत, पहली बार विधायक बने हैं। धन सिंह रावत का नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। ये 4 नाम जिनमें से एक पर मोहर लगेगी, लेकिन उससे पहले की ये बैठक 10 बजे जो होनी है, इस पर चर्चा होगी इन चारों नामों पर। अब देखना यह दिलचस्प होता है कि कौन बनता है अगला मुख्यमंत्री उत्तराखंड का। सतपाल महाराज गढ़वाल से विधायक हैं और सरड़ से मंत्री भी हैं। हम आपको बताएं कि सतपाल महाराज पहले कांग्रेस में थे, राजपूत जाति से आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं और पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। रमेश पोखरियाल निशंक का नाम भी जोरों शोरों से चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में। अजय भट्ट की अगर बात करें तो नैनीताल से सांसद है। हरीश रावत को पटकनी देके सांसद बने हैं। इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। धन सिंह रावत राज्य सरकार में मंत्री हैं और इनका नाम भी मुख्यमंत्री की रेस में है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। राजीव तिवारी हमारे साथ हैं, हमारे साथ दीपांकर भट्ट मौजूद हैं। सबसे पहले दिल्ली की हलचल ले लेते हैं। हमारे साथ राजीव दिल्ली से मौजूद हैं। राजीव, अनिल बलूनी नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब उनका नाम जो सुर्खियों में चल रहा था कल तक, उस पर तो फुल स्टॉप लग गया है, वो मुख्यमंत्री की रेस में नहीं है। लेकिन दिल्ली से तमाम सांसद पहुंच चुके हैं इस समय देहरादून में। दिल्ली में लेकिन क्या हलचल है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दिल्ली से तो नाम तय है, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि उत्तराखंड का अगला और नया मुख्यमंत्री कौन होगा, यह नाम तय है। आज जो बैठक होगी उस बैठक में मंथन होगा और उसमें सभी लोग मौजूद रहेंगे, सभी विधायक, सभी सांसद। लगभग जो लोकसभा के 5 सांसद हैं और राज्यसभा से 2 सांसद हैं, नरेश बंसल और अनिल बलूनी। तो अनिल बलूनी अपने आवास पर इस समय मौजूद है, नरेश बंसल वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये सभी लोग बैठक में मौजूद रहेंगे। नामों को लेकर चर्चा होगी क्योंकि चुनावी साल है और इन लोगों को चुनाव में भी जाना है, तो किसके नाम पे मुहर लगाया जाए और एक तरह से कहा जा सकता है कि औपचारिकता जो है उसको पूरी करनी है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, पार्टी आलाकमान की तरफ से सिग्नल दे दिया गया है। अगर योग्यता की बात की जाए तो तमाम नाम सामने आ रहे हैं। जैसा कि सतपाल महाराज की बात की जाए, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। साथ ही अगर देखा जाए तो धन सिंह रावत का नाम आ रहा है, राज्य सरकार में मंत्री हैं, युवा हैं। और युवा नेता की बात की जाए तो पुष्कर सिंह धामी का भी नाम चल रहा है। तो तमाम नामों पर कयास चल रहा है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक या सांसद। मंथनों का दौर जारी है, लेकिन बैठक के बाद सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा, सारा सीन क्लियर हो जाएगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनेगा। अभी कुछ कहना मुश्किल है। वो बैठक जो 10 बजे होने वाली है उसी पर आइए जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। दीपांकर भट्ट से देहरादून से हमारे साथ लाइव हैं। दीपांकर भट्ट, 10 बजे की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी बात जो है इस समय वहां पर जो ऑब्जर्वर के तौर पर, पर्यवेक्षक के तौर पर जो मौजूद है, उनकी मौजूदगी भी बयां करती है कि आने वाले 4 नामों में से किसके ऊपर मोहर लग जाएगी। लेकिन इस बैठक को लेकर सबसे पहले आप ये अपडेट दे दीजिए, क्या तैयारियां चल रही है, क्या गहमा गहमी देहरादून में इस समय मची हुई है? बिल्कुल कंचन, आज जो पॉलिटिकल सेंटर रहेगा वो रहेगा बीजेपी का ये ऑफिस जो बलबीर रोड पर है। यहाँ पर सुबह से ही पुलिस की गश्त शुरू हो गई है, बैरिकेडिंग मंगवा दी गई है क्योंकि 57 विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे, 56 विधायक बीजेपी के यहाँ पर पहुंचेंगे, सांसद यहाँ पर पहुंचेंगे, 2 पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे और इसी बीजेपी ऑफिस में तय होगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो गया है क्योंकि आज के जो सेंटर रहेगा वो यही बीजेपी ऑफिस रहेगा और
यहीं से तय होगा अगले मुख्यमंत्री का नाम। और अभी सियासी अटकलबाजियां भी लगातार चल रही हैं, नेताओं से जिनसे बातचीत होती है उनके भी अलग अलग अभी बयान है। अभी पूरी तरह पिक्चर क्लियर नहीं है कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सांसदों के नाम भी हैं जिसमें तीरथ सिंह रावत का नाम भी कहीं से निकलकर सामने आ रहा है। इसी तरीके से कुमाऊं के कुछ सीनियर विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। यानी नाम जरूर हाईकमान ने, दिल्ली ने तय कर लिया हो, लेकिन वो नाम अभी पब्लिक के सामने नहीं है। तो पब्लिक को वो नाम पता लगेगा 10 बजे जब विधानमंडल दल की बैठक यहां पर होगी, प्रस्ताव किया जाएगा नाम का। उस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं वो प्रस्ताव कर सकते हैं नाम का बतौर विधायक, और फिर उसका अनुमोदन किया जाएगा और फिर उस नाम पर मोहर लगेगी। और सेंटर की हरी झंडी के साथ ही आज शपथ ग्रहण होने की उम्मीद है कि आज ही नए मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट उत्तराखंड में शपथ ले लेगी, क्योंकि अब जो 10 महीने का वक्त है उसमें नई सरकार को यहां पर पूरा काम करना होगा। तो अब इंतजार है, कुछ देर में इस बीजेपी ऑफिस में धीरे धीरे नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हुआ है। जो बीजेपी ऑफिस के मेंबर्स हैं, जो यहां पर जो पदाधिकारी वो पहुंचने शुरू हुए हैं। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर शुरू हुए हैं। छोटा ऑफिस है बीजेपी का, इससे भीड़ यहां पर काफी ज्यादा रहेगी, हलचल काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि आज लगभग 11 बजे के आसपास तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि उत्तराखंड का 9वां मुख्यमंत्री बतौर शख्स कौन होगा। दीपांकर, बिल्कुल 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन आप चूंकि इस पूरे घटनाक्रम पर शुरू से नजर बनाए हुए हैं, तो आपके सोर्सेज क्या बता रहे हैं? 4 नाम बहुत ही प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। काफी नाम है रेस में मुख्यमंत्री की जिसके ऊपर चर्चा होगी, मंथन होगा बैठक में। लेकिन 4 नाम जो प्रमुखता से लिए जा रहे हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम है। सतपाल महाराज, क्योंकि वो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हुए, और दूसरा नाम है अजय भट्ट का, जो हरीश रावत को पटकनी देकर आए हैं। तो ऐसे में अगर हम धन सिंह रावत को, निशंक साहब को थोड़ा सा कम तवज्जो देके 2 प्रमुख नाम ले, तो उनमें किसकी ज्यादा दावेदारी मजबूत मानी जाती है, सतपाल महाराज की या फिर अजय भट्ट की? कंचन, जो नाम आपने लिए सतपाल महाराज या अजय भट्ट, सतपाल महाराज विधायक हैं इस वक्त चौबट्टा खाल से और इस वक्त मिनिस्टर थे त्रिवेंद्र रावत गवर्नमेंट में। इसके अलावा जो नाम आपने अजय भट्ट लिया वो अभी सांसद है नैनीताल सीट से, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि बहुत कुछ यहां पर राजनीतिक समीकरण तय करेंगे। राजनीतिक समीकरण इस लिहाज से कि अगर कोई सांसद मुख्यमंत्री यहां पर उनको चुना जाता है तो उस हालत में एक सीट वैकेंट होगी एमपी की, उस सीट पर बाई इलेक्शन होगा और जो विधायक, जो सांसद यहां पर मुख्यमंत्री चुने जाएंगे उनको एक सीट से इलेक्शन लड़ना होगा। सल्ट सीट अभी सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद खाली है, तो हो सकता है कि जो भी नया मुख्यमंत्री बने अगर सांसद से बनता है तो उसको बाई इलेक्शन लड़वाया जाए सल्ट सीट से। अब बात आती है कि अगर विधायकों में से नेता चुना जाएगा तो फिर बाई इलेक्शन की नौबत नहीं आएगी। और इस समय बीजेपी ये चाहेगी, ये सेंट्रल मिनिस्ट्री, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहेगी, हाईकमान ये चाहेगा कि कहीं पर ज्यादा बाई इलेक्शन ना करवाने पड़े, क्योंकि फिर 2 इलेक्शन आपको यहां पर झेलने पड़ेंगे। तो बीजेपी इस वक्त ये चाहेगी, जो बात अंदर खाने से निकल कर आई है, कि विधायकों के बीच से नेता चुना जाएगा ताकि बाई इलेक्शन की नौबत ना आए। लेकिन अब हाईकमान ने क्या फैसला किया है, ये अभी फिलहाल उस बंद लिफाफे में वो नाम है कि किसको मोदी सरकार ने या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने फाइनल किया है कि कौन अब उत्तराखंड का ये आज की बैठक के बाद साफ होगा दीपांकर। लेकिन अगर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम की बात करें, रमेश पोखरियाल निशंक साहब की, जिनके ऊपर केंद्र में भी बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उनके पास तजुर्बा है, उनकी प्रोफाइल बहुत ही दावेदार मजबूत मानी जा रही है क्योंकि उनका पहले से ही एक मुख्यमंत्री का एक्सपीरियंस है प्रदेश का, तो उनकी दावेदारी भी बहुत मजबूत है। हम उनके नाम पर भी मोहर लगते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल, यह भी संभव है। अभी जब तक पत्ते नहीं ओपन होते तब तक कुछ भी संभव है। और रमेश पोखरियाल निशंक का इसलिए नाम यहां पर आ गया है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हरिद्वार से सांसद हैं, इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं, बीजेपी के कैडर से आते हैं और जिस तरह का पद उनके पास शिक्षा मंत्री का सेंट्रल गवर्नमेंट में एक भारी भरकम पद है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें दोबारा यहां पर लाया जा सकता है। 2022 का इलेक्शन होना है, जो भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उसके पर बड़ी जिम्मेदारी 2022 के चुनाव की होगी, यहां पर फेस सेविंग की होगी, अस्थिरता को खत्म करने की होगी, सत्ता संघर्ष ना हो, इस तरह की स्थितियों को दोबारा पैदा ना हो जो त्रिवेंद्र रावत के साथ ही, उस सब को लेकर होगी। लेकिन जो बेसिक बात है कंचन पूरे उत्तराखंड को लेकर फिलहाल बीजेपी के लिहाज से, बीजेपी यहां पर जो नेता तलाश रही है वो संघ के बैकग्राउंड का तलाश रही है, बीजेपी अपने कैडर लीडर को तलाश रही है। और सबसे अहम बात जो विधायकों के बीच से निकल के आ रही है सूत्रों के हवाले से, विधायक ये चाहते हैं कि जो भी नया मुख्यमंत्री हो वो विधायकों के बीच से हो, ना कि कोई सांसद यहां पर आए, ताकि बाई इलेक्शन की नौबत सरकार अब तो हम
ऐसे में दीपांकर क्या माने, धन सिंह रावत के नंबर ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि वो विधायक और पहली बार विधायक बने हैं। बिल्कुल, धन सिंह रावत इसी बात से जो अभी जो कैलकुलेशन में यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गढ़वाल से मुख्यमंत्री थे, ठाकुर कैंडिडेट थे, ठाकुर जाति का यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं और धन सिंह रावत यहां पर उसको रिप्लेस करेंगे। उसी पौड़ी गढ़वाल से आते हैं जहां से त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं। हालांकि सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत की डोईवाला थी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जिस कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़ेगी उसमें बीजेपी ये जरूर देखेगी कि कोई विवाद किसी चेहरे पर ना हो, जो भी व्यक्ति बने वो सबको साध कर चले। तो इलेक्शन 2022 बहुत महत्वपूर्ण होगा और जिस व्यक्ति को अब कुर्सी पर बैठाया जाएगा उसके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार होगा। यानी बीजेपी निर्विवादित व्यक्ति को अब कुर्सी पर यहां पर बैठाएगी जिसके साथ पूरी पार्टी आगे बढ़े, कैडर मजबूत हो, जनता जिसके चेहरे के साथ जुड़े। तो यानी बीजेपी के लिए अब सब कुछ 2022 का इलेक्शन और इस सरकार को आगे बढ़ाना, 10 महीने सरकार के साथ निकालना एक बड़ी चुनौती यहां पर है। दीपांकर, लौटूंगी मैं आपके पास, राजीव की तरफ रुख करते हैं दिल्ली से जो हमारे साथ लाइव है। राजीव, आपसे कांग्रेस के खेमे से अगर अपडेट लेना चाहें तो ऐसे में प्रदेश के अंदर कांग्रेस कह रही है कि सरकार फेल रही है और सरकार ने 4 साल में कुछ नहीं किया, इसी वजह से इतिहास फिर से दोहराना पड़ा है और मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। लेकिन अगर हम सेंटर की बात कर ले तो यहां पर कांग्रेस के अंदर क्या खलबली मची हुई है? क्या कांग्रेस की तरफ से भी आगे की आगामी चुनाव के लिए कोई तैयारी की जा रही है? क्योंकि इसको वो अपने लिए एक बड़ी सफलता और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर बता रही है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बोलने का मौका मिल गया है। चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी कल देवेंद्र यादव की प्रेस वार्ता की बात की जाए या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो स्टेटमेंट दिया उसकी बात की जाए, इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अगर 4 साल के बाद मुख्यमंत्री को हटाया जा रहा है, दूसरे मुख्यमंत्री को लाया जा रहा है, चुनावी वर्ष है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है और कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ जिसकी वजह से हटाया जा रहा है कि चुनावी मोड में पार्टी कैसे जाएगी, लोगों को क्या। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो उत्तराखंड कांग्रेस है उसमें कई गुट हैं। इंदिरा हृदय गुट की बात कीजिए, हरीश रावत गुट की बात कीजिए, तो ये पार्टी जो है गुटबाजी में अभी बटी हुई है। क्योंकि वहां सीएम का चेहरा कौन होगा, अभी इसी को लेकर लोग अंदर कलह चल रहा है। हरीश रावत कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा या अपना जो भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, इंदिरा हृदय की तरफ से कुछ और मैसेज आ रहा है। तो वह कैसे एकजुट होंगे यह उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। भले ही बोलने का तो मौका मिल गया है उनको, लेकिन अपनी पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, कैसे एकजुट होकर चुनावी मोड में जाएंगे, यह उन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल अगर देखा जाए तो केंद्र की जो पॉलिसी रही है, जिनको इंप्लीमेंट किया गया उत्तराखंड में और तमाम जनमानस को जो फायदा हुआ है, ठीक है, मतलब दिल्ली में भी कांग्रेस इस पूरे मामले को भुनाने की तैयारी में है और तैयारी अब कराएगी अपनी प्रदेश कांग्रेस की कि आगे आगामी चुनाव में कैसे इस पूरे मुद्दे को कैश किया जाए। राजीव, आपका भी शुक्रिया। दीपांकर, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोविड-19 महामारी ने एक दूसरे पर निर्भरता की भावना को मजबूत किया है। इसी की बदौलत पूरा देश एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला भी कर रहा है। अब वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है हम सब अपना सबसे बेहतर योगदान दें ताकि हम इस वायरस को हराने की तरफ एक साथ कदम आगे बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है।